बाबा विश्वनाथ की नगरी से स्वागत करते हैं हम आपका स्टडी विद टीम बनारस में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आइए आज डिस्कस करते हैं 30 दिसंबर 2021 के पेपर को। इसमें हम लोग इसके सीडीपी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर के भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो हम लोग चारों ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बल्कि जो सही जवाब है डायरेक्ट उस पर टिक करते हुए उसके बारे में एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको तैयारी करने में ताकि आपको बोरिंग ना लगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सके। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कि विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। बच्चे पूर्वानुभव क्रम में कौशल हासिल करना सीखते हैं और एक बच्चे का विकास क्रमिक और संचयी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चे को कूदने से पहले चलना और उछलना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। अगर केवल वृद्धि की बात करता है तब तो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, किंतु विकास का भी बात किया है तो इसमें आपका दोनों आ जाता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक के अंतर्गत आपका लंबाई, भार तथा विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना शामिल होता है, जबकि अगर गुणात्मक की बात करें तो गुणात्मक परिवर्तन में आपका योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, वृद्धि, रुचि, चिंतन आदि शामिल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। तो कौन करता है, वह करता है आपका लालन पालन, जिसको इंग्लिश में हम लोग नर्चर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नर्चर कहते हैं। लालन पालन भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। लालन पालन का तात्पर्य यानी कि नर्चर का जो तात्पर्य होता है वह विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से होता है जो हमारे व्यक्तित्व, लक्षणों, हमारे बचपन के अनुभवों तथा हमारे सामाजिक संबंधों के बारे में बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो यह जितनी बार हम लोग सीटेट के पेपर को डिस्कस किए हैं 90% बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा प्राथमिक संस्था होता है, वह होता है आपका परिवार एवं पास पड़ोस। ठीक है, परिवार तो आपका प्राथमिक संस्था होता ही है, उसके साथ आस पड़ोस भी आपका प्राथमिक संस्था में काउंट होता है, गिना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है। तो किस चरण पर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, किस पे, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण पर है। ठीक है, कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण के चरण पर है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कड़ा के पूर्व परंपरागत स्तर पर है। यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तब ही करना चाहता है जब वे उनकी पूर्ति कर सकने में समर्थ होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। तो याद रखिएगा, जब बच्चा संरक्षण करने में असक्षम होता है तो यानी कि अभी वह मूर्त संक्रियात्मक में नहीं पहुंचा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, वह खेल संबंधी विचार साझा कर ले रहा है और संकेत वस्तुओं को दर्शा लेता है। ठीक है, तो वह किस में आएगा, वह आएगा आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वह खेल संबंधी विचार साझा कर लेगा और अपने समझ और संकेत वस्तुओं को दर्शा लेगा और सुदृढ़ भी कर लेगा, किंतु वह संरक्षण करने में अभी भी क्या होगा, सक्षम नहीं होगा।
आइए जानते हैं कि संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है। तो संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को हिस्सों में या टुकड़ों में विभक्त करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तनों में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अकेंद्रीयता, जिसको इंग्लिश में डिसेंटर कहते हैं ना, डिसेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यह इसकी कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच अकेंद्रीयता की योग्यता की कमी के कारण होता है, और जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक में अकेंद्रीयता विचार की कमी पाई जाती है। इस स्तर पर बालक से बराबर मात्रा में पानी को यदि 2 गिलास, एक लंबी गिलास हो मान लीजिए, ठीक है, एक गिलास क्या हो आपकी लंबी हो और दूसरा क्या हो चौड़ी हो, में भर कर पूछा जाता है, दोनों में समान ही मात्रा में पानी भरा गया है, ठीक है, और फिर बालक से पूछा जा रहा है कि किस में ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो वे लंबी गिलास में पानी ज़्यादा होने का उत्तर देते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, क्योंकि वे मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते हैं, ठीक है, वह देख नहीं पाते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं कि पानी क्या है, दोनों में समान मात्रा में भरा हुआ है और एक लंबा है और एक चौड़ा है। ठीक है, बस वह एक ही पक्ष को देख पाते हैं कि नहीं ये लंबा है तो इसमें ज़्यादा पानी अटेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा, पंजे। अध्यापक, सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसे दिखता है? बच्चा, यह वाला। उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर डाला गया है? वह आपके पाड़ पर डाला गया है। पाड़ को ही और ढांचा कहते हैं और इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर बातचीत चल रही है इसमें सामाजिक अंतःक्रिया की पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग की विशेषता पर क्या हुआ है, प्रकाश डाला गया है। और वाइगोस्की के अनुसार ढांचा निर्माण की एक तकनीकी है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। ठीक है, और शिक्षण करते समय शिक्षक शिक्षार्थी के समसामयिक निष्पादन के आधार पर निर्देशन और सहायता में समायोजन करता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग या फिर पाड़ का निर्माण कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका जवाब लगभग सभी बच्चे जानते होंगे। किससे संबंधित है? वह है आपका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह समाज से अन्योन क्रिया करके होता है, संस्कृति के संदर्भ में होता है और भाषा में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? वह सीखते हैं स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे स्वतः स्फूर्त गतिविधियों सीखते हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक रचनावादी कक्षा में स्वयं करते हुए सीख लेता है, क्योंकि रचनावादी कक्षा में बच्चा स्वतंत्र होता है और वे अपने तरीके के कार्य और गतिविधियां करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हावर्ड गार्डनर, ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है हर साल। तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता हो तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो उसे कौन सी बुद्धि कही जाएगी? अंतः व्यक्तिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर कहता कि वो बच्चा खुद के ही भावनाओं या व्यवहार को समझता है तब कैसी बुद्धि होती? तब उसकी जो बुद्धि होती है वह होता आपका इंट्रापर्सनल बुद्धि, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता की बात करती है। ठीक है, किंतु यहाँ पर क्या कर रहा है वो बच्चा, दूसरों के अभिप्राय, भावनाओं और व्यवहार को समझ रहा है, तो उसका बुद्धि जो है अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। इसी को इंग्लिश में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, क्या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? आइए इसके पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है कि अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? तो क्या चिन्हित होता है? इससे आपका जेंडर रूढ़िबद्धता चिन्हित होता है। यह प्रश्न कंट्रोवर्सी में रहा था आपके। सीबीएसई ने इसका उत्तर जो बी और डी दोनों को ही सही माना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कथन ए है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। सही बात है। रीजन है कि भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी सही है। किंतु यह जो रीजन है वह कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पर अलग अलग रूप से सही है। यानी कि ए जो है और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? तो कौन सा सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? वह होगा आपका पहला, कि उसे रचनात्मक प्रति पुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में उसे रचनात्मक प्रति पुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? जहां पर भी नहीं लगा हो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो कौन सा नहीं है? वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं जो अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, यही हमारा गलत है। पोर्टफोलियो क्या होता है ये जान लेते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों की क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। किसी बालक के जीवन के प्रत्येक अवस्था तथा घटना की जानकारी जिस फाइल के अंतर्गत मिलती है उस फाइल को पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।